नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्लैक वारंट की, जो कि सुनील गुप्ता जी ने लिखी है। हम सभी को पता है वो सुपरिंटेंडेंट रहे हैं तिहाड़ जेल के, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चार्ल्स सोबराज ने सुनील गुप्ता जी को उनकी जॉब के पहले दिन उनको हेल्प किया था ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो हमारा ये वाला एपिसोड रहेगा कि जेल के अंदर माहौल कैसा होता है। तो ये सुनील गुप्ता जी के अलावा हमें कोई नहीं बता सकता कि कैसा इंटीरियर है, कैसा सेटअप होता है तिहाड़ जेल का। तो मुझे बाद में ये पता चला कि जो पूरी की पूरी जेल है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और ये जेल का जो एरिया है वो 200 एकड़ है टोटल। इसमें एक बहुत बड़ा गोल चक्कर है जो सेंटर में आता है, और ये पूरी जेल का एक सेंट्रल पॉइंट है। ये एक खुली जगह है जिसमें एक तरफ तो कुछ कमरे हैं जहां जेल के अधिकारियों के ऑफिस हैं, इसके चारों ओर कैदियों के वार्ड हैं, बड़ा सा किचन है जहां पर कैदियों के लिए खाना पकाया जाता है। यही कैदियों के लिए दुनिया थी। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार वहां गया तो चीफ हेड वार्डन या चक्कर के इंचार्ज ने मुझे गर्मजोशी से अंदर बुलाया और मुझे पीने के लिए जलजीरा दिया। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे स्वागत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस समय मेरे मन में ये इन सुविधाओं के बारे में एक बड़ी कंफ्यूजन थी। वो कहते हैं कि बेशक मुझे तब नहीं पता था कि जेल में पैसा कुछ भी खरीद सकता है। वहां बैठकर जलजीरा पीते हुए मैंने अपने आसपास सबसे अजीब चीजें होती देखी। उन्होंने कहा कि जबकि मेरे मेजबान मुझे बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट दे रहे थे, ठीक हमारे सामने कैदियों को पीटा जा रहा था। मैंने जल्दी ही सीखा कि चक्कर में कोई नियम लागू नहीं होते। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, और इसलिए उन्हें पीटने की जगह के रूप में काम करता था। तो इसलिए मुझे पता चला कि जो ये सेंट्रल चक्कर था ये कैदियों को पीटने के लिए एक जगह बनाई हुई थी, और कैदियों को तब पीटा जाता था जब उन्हें कोई सबक सिखाना होता था। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया होता था जिसकी उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। जब कैदी पीटे जा रहे थे तो कोई भी परेशान नहीं लग रहा था। सच कहूं तो मैं डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई नियंत्रण में नहीं है। और एक बड़ी अजीब बात थी कि जो खतरनाक कैदी जिन्हें बंद किया जाना चाहिए वो जेलरों के लिए बाउंसर की भूमिका निभा रहे थे। जेलर अपने कमरों में दुबके हुए बैठे थे और ये कैदी बाहर पहरा दे रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि ये कोई सजावटी रणनीति नहीं है। वास्तव में अधिकारियों को डर था कि अगर कैदी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए तो वे जेलर्स को पीट सकते हैं, इसलिए अंदर बैठे ऑफिसर्स की सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। चक्कर के दूसरी ओर कैदी भूख हड़ताल पर थे। जब मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है तो मुझे बताया गया कि एक कैदी जो आजीवन कारावास मतलब लाइफ सेंटेंस की सजा काट रहा था, मदन लाल, हिरासत में पिटाई के बाद मर गया था। हड़ताल पर बैठे लोग मांग कर रहे थे कि मामले की जांच हो और उसके हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर से मेरी भोलेपन का पर्दाफाश हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें जांच की मांग करने के लिए हड़ताल की जरूरत क्यों थी। निश्चित रूप से ये सामान्य होना चाहिए था। मैं जल्द ही जान गया कि ये एक रूल था, लेकिन जो मजिस्ट्रेट इन जांचों की देखरेख करते थे वे अपनी रिपोर्ट में हमेशा जेलरों का पक्ष लेते थे और सच्चाई दर्ज नहीं होती थी। मैंने अपने सवाल अपने तक ही रखे और अपने नई दुनिया को आश्चर्य से देखते रहे। ये सब कुछ सुनील गुप्ता ने उस बुक में लिखा। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे पिछले दिनों जो इनडिसिप्लिन जेल में नजर आया, मुझे उससे इतना आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए था। उस समय जेलों में कोई विशेष रूप से प्रशिक्षित पेशेवर काम नहीं करते थे। ट्रेंड बंदे काम नहीं करते थे। सेल्स एंड टैक्स, लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ तक कि पटवारियों ने जेल स्टाफ के रूप में सेवा की। कोई ट्रेंड बंदा वहां पर नहीं था। आप काम के दौरान ही सीखते हैं। मेरा अपना प्रशिक्षण किसी स्टाफ सदस्य द्वारा नहीं बल्कि 2 कैदियों चरणजीत और धूमी द्वारा किया गया, जो दोनों हत्या के दोषी थे और आजीवन कारावास मतलब लाइफ सेंटेंस की सजा काट रहे थे। चरणजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के लिए और धूमी ने एक रिश्तेदार की हत्या के लिए जेल में सजा काटने आए थे। वे दोनों सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मैंने जल्दी ही ये सीख लिया कि वो जेल के नियमों के एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोर्ट से आए वारंट को कैसे चेक करना है, किन एक्सप्लेनेशंस को रिकॉर्ड में दर्ज करना है और कोर्ट नोटिस को बेहद सावधानी से कैसे स्कैन करना है।
उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि कैदी को कैसे रिहा करना है जब उसे आजाद चलने की अनुमति मिल जाती है। उन्होंने मुझे जेल की फॉर्मेलिटीज और सारी लीगैलिटीज बताई जिसे कैदी को रिहा करने से पहले पूरा करना होता है। सुनील गुप्ता जी बताते हैं कि मैं अकेला नहीं था, हमारा पूरा बैच उनके द्वारा ट्रेन किया गया था। तो बाद में मुझे ये पता चला कि वो इतने एक्सपर्ट्स और ट्रेंड बंदे कैसे थे, क्योंकि उन्होंने जेल में एक ऐसा इंटीरियर सिस्टम बना लिया था जिससे कि जैसे कोर्ट की तारीखें जो कैदियों को भुगतनी पड़ती हैं वो आगे पीछे हो सके। अगर कोई कैदी किसी तरह धूमी और चरणजीत के साथ अपने पैसे का कोई लेन देन फिक्स कर लेता है तो इवन वारंट को इधर उधर किया जा सकता था। मुझे पता है ये बहुत अजीब बात लगती है। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे पता है ये बहुत अजीब बात लगती है कि क्यों कोई चाहेगा कि उनका वारंट डिसअपीयर हो जाए। ये उन बंदों के लिए काम करता है, उन कैदियों के लिए काम करता है जो वांटेड होते हैं बहुत सारी जगह पर आपकी कंट्री में, तो उनके बहुत सारे वारंट्स रिलीज होते हैं। और अगर एक कोर्ट से आप छूट भी जाते हैं या अपनी सजा काट भी लेते हैं तो आपको अगले वारंट के लिए अगली कोर्ट में पेशी के लिए जाना होगा। और सारे का सारा जो सजा देने का सारा कोर्ट का सिस्टम, वो तारीखों का सिस्टम दोबारा से शुरू हो जाएगा। और कुछ पैसे का लेन देन करके चरणजीत और धूमी वो वारंट्स को बिल्कुल इधर उधर कर देते थे। दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली सभी जेलों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन तिहाड़ में आज तक कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था जब तक मैं वहां काम करता रहा। तो ये सुनील गुप्ता जी ने अपनी बुक में लिखा। ऑफिसर्स को कोई स्पेशली ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, उनको कुछ भी अंदर वाले सिस्टम का इतना पता नहीं होता था। वो एक दूसरे से बातचीत करके ही ज्यादातर जानकारियां हासिल करते थे। जेल्स ज्यादातर ऑपरेट करती थी नंबरदार्स के सिस्टम पर, जो कि जेल में से ही उनके अच्छे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली चूज किए जाते थे। विशेष ट्रेनिंग के बिना अधिकारी जेलों और नियमों के बारे में नहीं जानते थे और ना ही वे खुद को शिक्षित करने का कोई प्रयास करते थे। वे बाबू के रूप में काम करने में खुश थे, जहां वे एक ऑफिस में बैठकर फाइलों पर काम करते थे और कभी वास्तविक जेल के एरिया का दौरा भी नहीं करते थे। जेलें लंबे समय से बंद कैदियों या नंबरदारों द्वारा चलाई जाती थी, जिन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर चुना जाता था। शाम की गिनती लॉक इन के साथ समाप्त होती थी, जो उन दिनों काफी देर से होती थी, रात 11 या 11:30 बजे। आजकल लॉक इन बहुत पहले हो जाता है, पुरुषों के लिए लगभग रात 8 बजे और महिलाओं के लिए और भी पहले। महिलाओं के लिए कोई आधिकारिक प्रारंभिक समय सीमा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि महिलाओं को पहले ही बंद कर दिया जाता है। दिल्ली की जेलों में रात का खाना शाम 5 बजे परोसा जाता है, जिसका मतलब है कि लॉक इन और भी पहले होता है। जब कैदी पहली बार जेल में आते हैं तो उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और उन्हें कठोर अपराधियों से दूर रखा जाता है। हर सेल को रात में पहुंच के लिए सील कर दिया जाता है, सिवाय मुलाइजा वार्ड के, जहां नए कैदियों को रखा जाता है। जब नए कैदी जेल में प्रवेश करते हैं तो उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और उन्हें कठोर अपराधियों से दूर रखा जाता है जो जेल में हो सकते हैं। नियमों के अनुसार अधिकारियों को लॉक इन के बाद किसी भी सेल के पास जाने से मना किया जाता है जब तक कि कोई कैदी गंभीर रूप से बीमार ना हो या कोई आग ना लग जाए। लॉकआउट सुबह 6 बजे होता है जब कैदियों को जगाया जाता है। उसके बाद अगर गिनती शाम से मेल खाती है तो सब ठीक है, कोई रातों रात भागा नहीं है या मरा नहीं है। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि उन दिनों जब मैंने ज्वाइन किया था तो स्थिति इतनी खराब नहीं थी। जब भी लॉक इन और लॉकआउट सफल होते थे तो अधिकारी लकी फील करते थे। उस समय इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी। हिंसक लड़ाइयां छिड़ जाती थी, कोई भाग जाता था, कुछ भी हो सकता था। उस समय बहुत अराजकता थी, हिंसक लड़ाइयां छिड़ जाती थी, कोई भाग जाता था, कुछ भी हो सकता था। यही कारण था कि लॉकआउट समय पर होता था, लेकिन लॉक इन्स अनिवार्य रूप से विलंबित होते थे। किसी कैदी को खोजने में समय बिताना काफी सामान्य था। तो जब हर कोई वहां पाया जाता था जहां उन्हें होना चाहिए था, हम अपनी पूरी दिन की डेली रिपोर्ट में बिल्कुल लिखते थे कि सब ठीक है। रिहाई के आदेश जो कैदियों की जमानत या बरी होने की घोषणा करते थे, शाम को कोर्ट से 5-6 बजे के बीच आते थे और हाई कोर्ट से बाद में लगभग 9-10 बजे। लगभग 2000 की आबादी वाली जेल और छोटे अपराधों
के लिए लाए गए लोगों की एक फ्लोटिंग आबादी के साथ उन लोगों का दैनिक आगमन भी होता था। तो शाम का समय नंबरदारों और अन्य जेल कर्मचारियों के लिए प्राइम टाइम था, जो अधिकारियों के एजेंट के रूप में काम करते थे। हर शाम वे रिहा किए गए कैदियों को प्राप्त करने आए परिवार के सदस्यों से पैसे इकट्ठा करते थे। जो भुगतान कर सकते थे उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता था, लेकिन जो नहीं कर सकते थे उन्हें रोक लिया जाता था। ये एक अनकहा नियम था और सभी के लिए सेम ही एप्लीकेबल था। भले ही एक कैदी रिहा नहीं हो रहा था, फिर भी उसे नंबरदार द्वारा परेशान किया जा सकता था, जो पैसे वसूलने के लिए घूमता था। उनके द्वारा फैलाया गया आतंक इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे, क्योंकि वे पहले से ही जेल की सजा काट रहे थे। अधिकतम जो किया जा सकता था वह ये था कि उनकी नंबरदानी को खत्म करना और उन्हें साधारण कैदी बनाना। जेल में होने वाली अधिकांश पिटाई उन्हीं द्वारा की जाती थी, और अगर किसी को गलत लगा तो अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए बहुत सारे लोग नहीं थे। रात में कोई वरिष्ठ जेल अधिकारी आसपास नहीं थे जो नंबरदार द्वारा की गई अत्यधिकता की शिकायत दर्ज कर सके। जो लोग आसपास थे वे उनके साथ मिले हुए थे या बस परवाह नहीं करते थे। अलार्म एक आपातकाल का संकेत देते हुए सभी स्टाफ को स्थिति से निपटने के लिए दौड़ने को कहता था। अक्सर इसका दुरुपयोग किया जाता था, क्योंकि अलार्म जेल अधिकारियों को नियंत्रण में लाने के बहाने बल प्रयोग करने का अधिकार भी देता था। 1988 में दिल्ली प्रशासन ने जेल के नियमों को फिर से लिखा और नंबरदारों से उनके सार्वजनिक सेवक का दर्जा छीन लिया। नियमों में इस संशोधन का भारी विरोध हुआ, क्योंकि नंबरदारों का दावा था कि उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार से ये अधिकार हासिल किए थे और सिस्टम को खत्म करना एंटी रिफॉर्मिस्ट था। बेशक हिंसा सिर्फ नंबरदारों द्वारा ही नहीं की जाती थी। मैंड्रेक्स सिडेटिव था। जब कैदी मैड्रेक्स के नशे में होते थे तो वो पेड़ पर चढ़ जाते थे या पानी की टंकी के पीछे छिप जाते थे। एक बार एक कैदी ने मांग की कि एक जज को बुलाया जाए ताकि वे बाहर निकलने से पहले उसकी बात सुने। कुल मिलाकर तिहाड़ एक गड़बड़ थी। इंडियन एक्सप्रेस जेल की दयनीय स्थिति पर हर एक दिन रिपोर्ट करता था। हम इंडियन एक्सप्रेस को तिहाड़ एक्सप्रेस कहते थे, क्योंकि हम उनकी कवरेज में इतनी प्रमुखता से शामिल थे। अपने ओरिएंटेशन के दौरान मैं चार्ल्स सोबराज को और बेहतर जान गया। उन्हें कभी भी एक सेल में बंद नहीं किया गया था और ज्यादातर प्रशासनिक ऑफिस में बैठे हुए पाया जाता था। मेरे सहकर्मी मुझे बताते थे कि वह कितने प्रभावशाली थे। ये कहना कि चार्ल्स सोबराज जेल में जीवन का आनंद ले रहे थे गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए कि जेल में क्या चलता है, जेल कैसी होती है, सिस्टम कैसा होता है, उनकी इतनी ही डिटेल्स काफ़ी हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि सुनील गुप्ता और क्या कहते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की रीच और ज़्यादा बढ़ सके। तो आपको मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।